चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM। यानी आज हम शुरू करेंगे महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये HCF एंड LCM क्या होता है, आज हम इसको विस्तार से जानेंगे और आखिर समझेंगे कि HCF LCM को जो नाम दिया गया है वो नाम किस तरीके से बना है और कैसे जो है HCF और LCM किसी भी संख्या का निकाला जाता है। तो चलिए फिर सीधे शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे HCF की। HCF HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसका एक और नाम आपको देखने को मिलेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कभी कभी इसको GCD के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन कभी कभी GCD के नाम से आता है, कभी कभी HCF के नाम से। तो ये तो बात हो गई इनके इंग्लिश नाम की, कि इंग्लिश में HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब बात कर लेते हैं कि इनका जो नाम हिंदी में दिया गया है, जैसे HCF का हिंदी में नाम क्या है, एक तो है महत्तम और दूसरा शब्द है समापवर्तक। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है महत्तम और समापवर्तक। तो पहले हम जानेंगे ये जो हमारे पास शब्द है समापवर्तक, इसके बारे में कि ये समापवर्तक क्या होता है। अब समापवर्तक को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है जानना अपवर्तक। अब देखिए यहाँ पर हमें एक शब्द दिख रहा है, क्या, अपवर्तक। क्योंकि जब तक हम अपवर्तक नहीं जानेंगे तब तक समापवर्तक नहीं जान पाएंगे। अपवर्तक क्या है? अपवर्तक वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देती है। इसको इंग्लिश में या तो फैक्टर कहते हैं या फिर डिवाइजर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक नंबर लिया है 28। अब 28 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, या फिर हम कहें 28 के अपवर्तक क्या क्या होंगे। तो आप देखिए ऐसी कितनी संख्या हैं जो 28 को काट सकती हैं। एक, सबसे पहले एक। और एक और बात ध्यान रखें कि एक यूनिवर्सल फैक्टर है, एक तो हमेशा ही सभी संख्याओं को काट सकता है, तो एक तो सबके साथ रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा 28 को अगर कैंसिल करना हो या फिर 28 के फैक्टर्स की बात की जाए तो 28 को किन किन संख्याओं से काट सकते हैं? 2 से काट देंगे, 4 से, 7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा और 28 से भी कट जाएगा। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 28 के 1, 2, 4, 7, 14 और 28 ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब फैक्टर हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। इसी तरीके से एक और नंबर यहाँ पर हमने लिया है 42, 42। अब ये किस किस से कट सकता है? इसके फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। यानी 42 को काटने वाली ये सभी संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ पर जो समझना है वो ये बात समझनी है कि फैक्टर क्या होता है या फिर डिवाइजर क्या है। अगर हिंदी में बात करें तो अपवर्तक शब्द आखिर क्या होता है? अपवर्तक शब्द का सीधा सीधा मतलब यही है कि वो संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, वो संख्या जो है वो हमारी अपवर्तक है। ठीक, तो ये बात हुई अपवर्तक की। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए।
अब बात करते हैं समापवर्तक, है ना। तो आप समझें, यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जो शब्द है ना समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन से दो शब्द? एक है इसमें समान प्लस अपवर्तक, अपवर्तक, यानी समापवर्तक का मतलब क्या है? समान अपवर्तक। तो हमें मालूम है कि अपवर्तक का क्या मतलब है। अपवर्तक को हम इंग्लिश में फैक्टर या डिवाइजर कहते हैं और हिंदी में अपवर्तक इसको नाम दिया जाता है। तो जब हम बात करते हैं समापवर्तक की, तो इसका मतलब, समापवर्तक का मतलब है कि समान हो और क्या हो? अपवर्तक हो। तो आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिए हैं, 28, 42 और 70। अब ये सब के सब क्या है? 28 के अपवर्तक हैं, ये 42 के अपवर्तक हैं और ये 70 के अपवर्तक हैं। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? समापवर्तक की। इसे इंग्लिश में कॉमन फैक्टर या फिर कॉमन डिवाइजर के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको मालूम है समान का मतलब क्या है? कॉमन, और अपवर्तक का मतलब क्या होता है? फैक्टर और डिवाइजर। तो कितने समापवर्तक हैं इसमें? तो देखो 1 कॉमन है, इसी तरीके से 2 कॉमन है, इसी तरीके से 7, आप देखो 7 तीनों में है 7, इसके अलावा 14 भी कॉमन है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो इसके समापवर्तक क्या होंगे? समापवर्तक होंगे 1, 2, 7 और 14। तो ये इसके हो गए समापवर्तक। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब शब्द आता है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक को समझने के लिए आप समझिए कि समापवर्तक शब्द हमने अभी अभी समझा। समापवर्तक शब्द किससे बनता है? समापवर्तक शब्द बनता है हमारा दो शब्दों से। पहला हमने समझा कि अपवर्तक क्या है, अपवर्तक का मतलब हो गया फैक्टर। फिर हमने समझा कि समापवर्तक क्या है ना। एक मिनट, इसको मैं रफ कर देता हूं। फिर हमने देखा कि समापवर्तक क्या है। समापवर्तक मतलब हो गया समान अपवर्तक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं महत्तम समापवर्तक। तो समझें, ये जो शब्द है आपका महत्तम, इसका मतलब होता है बड़े से बड़ा। अब आपने देखा कि हमारे पास जब हमने संख्या ली 3, कौन सी? एक तो 28, एक 42 और एक 70। तो 28, 42, 70 के 4 समापवर्तक मिले। अब मैं कहूं आपसे कि इनमें महत्तम कौन सा है? महत्तम मतलब बड़े से बड़ा। तो 1, 2, 7 और 14 में सबसे बड़ा क्या है? 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कहा जाए कि 28, 42 और 70 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो हम क्या आंसर करेंगे? 14। या फिर 28, 42 और 70 का HCF क्या होगा? तो वो हमारे पास होगा 14। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है 28, 42 और 70 का जो मासा है यानी महत्तम समापवर्तक, वो कितना आएगा? 14 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना डिटेल में क्यों समझा रहे हो, है ना। तो मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि हम सीधे सीधे बस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं और उसकी गहराई में नहीं जाते, मतलब ये समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिरकार ये शब्द बना कैसे। लेकिन अगर एक बार अगर हम एक क्लास केवल इसी से संबंधित रख लें जिसमें हम उस शब्द की गहराई को समझ पाए, तो हमें ये समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि आखिरकार जो मासा है उसमें बड़ी से बड़ी संख्या ही क्यों ली जाती है, और मासा जो शब्द है वो आखिर तैयार कैसे हुआ है। इसलिए आप समझिए, जैसे
अक्सर ऐसा देखा गया है कि एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स चीजों को रटकर गए होते हैं, तो फिर उन्हें वहां पर परेशानी होती है। और हमारा फोकस हमेशा से एक ही बात पर रहता है कि आप पढ़ने से ज्यादा सीखने पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। यानी चीजों को रटने की बजाय अगर हम सीखें और समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो संस्था है द सक्सेस मंत्र एकेडमी, हमने शुरुआत से ही इसके साथ एक स्लोगन जोड़ रखा है कि द सक्सेस मंत्र एकेडमी एक ऐसी संस्था जहां पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। यानी आपको हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। एक एक चीज को बिल्कुल डीप रूटेड तरीके से हम सीखेंगे, जानेंगे कि क्या कारण है कि महत्तम समापवर्तक में हम बड़ी से बड़ी संख्या ही लेते हैं, और समापवर्तक जो शब्द है आखिर वो तैयार कैसे होता है। आई बात समझ में? ओके, तो मुझे लगता है कि यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखें, अब हमने ये तो सीख लिया। देखो थोड़ा सा रिकैप करें। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ये दो नामों से जाना जाता है। इसको HCF भी कहते हैं और GCD, हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। समापवर्तक शब्द में अपवर्तक शब्द आता है, तो अपवर्तक का मतलब हो गया फैक्टर और डिवाइजर। अपवर्तक अगर छांट लिए जाएं तो फिर उनमें समान अपवर्तक कितने होते हैं या कितने हैं, उन्हें समापवर्तक कहेंगे। और जब आप समापवर्तक निकाल लो एक बार, तो उनमें जो बड़े से बड़ा समापवर्तक है उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब HCF या महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, इसके क्या क्या तरीके हैं वो आप सीखिए। जैसे ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे हम निकालते हैं, लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में अगर मुझे बहुत जल्दी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आप देखिए, यहाँ पर जो पहला तरीका है डिवीजन मेथड, इसे हम भाग विधि कहते हैं। भाग विधि, ये भाग विधि आपकी दो तरीके से काम करती है। कौन से दो तरीके? आप देखें, 28, 42 और 70। यहां पर हम ऐसी संख्या लेते हैं जो तीनों संख्याओं को काट सके। तो 28, 42 और 70 को काटने वाली संख्या कौन सी होगी? दो, क्योंकि एक तो सबके साथ रहता ही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ दो से भाग दिया तीनों में। दो का भाग 28 में दिया 14 बार, 42 में दिया 21 बार और 70 में दिया 35 बार। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई? 14, 21 और 35। अब हम ये देखेंगे क्या कोई ऐसी संख्या है, कॉमन संख्या, जो इन तीनों को काट सकती है। तो हमें पता है कि 7 वो संख्या है जिससे ये तीनों कट रहे हैं। तो हमने क्या किया, अगली बार 7 से भाग दिया। 7 से भाग दिया तो ये आ गया 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। अब आप देखें कि 2, 3 और 5 तीनों को काटने वाली कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। यानी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को काट दे, एक के अलावा। क्योंकि एक तो मैंने बताया था यूनिवर्सल फैक्टर है, सबको काटता है, और एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए एक को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। तो आप ये देखो कि इन तीनों को काटने वाली कॉमन संख्या क्या क्या मिली मुझे। एक संख्या तो मिली 2 और एक मिली 7। तो अगर मुझे मासा लेना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मासा आ जाएगा 2 इंटू 7 कितना? 14। मैं आपको बताऊं कि ये तरीका भी बहुत पावरफुल तरीका है और कॉन्सेप्चुअल मेथड है। इसे आप कंसेप्ट के रूप में सीखिए, है ना। ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है। अगर ये आपको समझ में आता है और आपको पसंद आता है तो आप HCF के
सभी क्वेश्चंस को इस पैटर्न से बना सकते हो, इस पैटर्न से कर सकते हो। इसमें सिंपली आपको ये करना होता है कि अगर कोई कॉमन संख्या सभी संख्याओं को काट रही है तो उन संख्याओं को लेते हैं, उसके बाद उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर जो मिलता है वही हमारा मासा होता है। ठीक, तो ये हुआ मासा को ज्ञात करने का पहला तरीका, एचसीएफ फाइंड करने का पहला मेथड। ठीक है, अब और देखिए दूसरा मेथड देखें। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, ये भी डिवीजन मेथड है, ये भी आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। कौन सा अलग तरीका देखें। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो दो संख्या आपको दिख रही है 923 और 949, इनका मासा निकालना है। ठीक है, तो छोटी वाली जो संख्या है जैसे 923 है, 923 का आप भाग दीजिए 949 में, यानी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा एक बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 923। अब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये मेरे पास 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा सॉरी, तो ये 6 रहेगा, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो 26 आ गया। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो डिवाइड देते हैं उसमें जो ये संख्या बच रही है उसे रिमाइंडर मान लेते हैं, यानी उसे शेष मान लेते हैं। लेकिन मासा निकालते समय जो डिवीजन मेथड आपको यहाँ पर यूज करना है उसमें क्या है, जैसे आपका ये शेष बचा 26, अब क्या करेंगे, इस 26 से भाग देंगे उस संख्या में जिससे आपने भाग शुरू किया था, जैसे 923, तो अब हम 26 का भाग देंगे 923 में। कितनी बार जाएगा, आप देखो, पहले जाएगा ये 3 बार, 26 दिया 78, है ना, तो कितना बचेगा, ये 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा, और ये बचेगा हमारा 14। इस संख्या को नीचे ले लें 3, जो हम नॉर्मल करते हैं, तो अब कितना आएगा, 26 पंजे 130, तो 130 मिल गया। यहाँ पर कितना बचा मेरे पास, अब बचा है ये 143 माइनस 130, 13, इसका भाग देंगे अब इस वाली संख्या में, ये संख्या कितनी है 26, 26 में भाग देंगे 13 से तो 2 बार जाएगा, क्या आ जाएगा 26, तो शेष क्या बचेगा 0। अब इस पूरे भाग की प्रक्रिया को आखिरकार किसने ब्रेक किया, यानी कहां पर जाके टूटा, तो इसको तोड़ा 13 ने। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 923 और 949 का जो मासा होगा वो क्या होगा 13। यानी अगर आपको मासा निकालना हो तो ये भी एक तरीका है, इसके थ्रू भी मासा निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये ठीक है तो आप इससे निकालिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए पिछला वाला सही है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ये मैं आपको फिलहाल ये सिखा रहा हूं कि मासा निकालने के कितने तरीके होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी तरीका जो है वो कंसेप्ट की कैटेगरी में ही आता है, ये भी क्या है, कंसेप्ट है। ठीक, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 168, 189 और 231। इसको अगर हम डिवीजन मेथड से करते हैं, यानी इसी वाले तरीके से करते हैं, तो कैसे करना है देखें। सबसे पहले दो संख्या ले लो, मैं ये दो संख्या ले लेता हूं, 168, 168 और 189। क्या करना है, 168 से भाग दो आप, तो एक बार जाएगा 168 एकम 168, कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएंगे 1, 8 में से 6 जाएंगे 2, 21। अब क्या करेंगे, अब
21 का भाग देंगे 168 में, है ना। अब ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 168, क्या बचा 0, यानी भाग आपका टूट गया। अब इन दोनों संख्याओं का जो भाग है वो किसने तोड़ा, 21 ने। इसका मतलब ये हुआ कि 168 और 189 का मासा हमारे पास कितना आया, 21 आया। अब मुझे ये देखना है कि जो मुझे यहाँ पर मासा मिला है क्या ये अगली संख्या को भी काट सकता है। तो 21 का भाग अगर हम 231 में दें, 231 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 11 बार। अब देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी इसने इसे भी तोड़ दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वो क्या होगा, 21 होगा, 21। तो ऐसा नहीं है कि ये तरीका जो है वो फायदेमंद नहीं है या हेल्पफुल नहीं है। बहुत सारी बुक्स में आपको यही तरीका देखने को मिलता है मासा निकालने के लिए, तो आप इस मेथड से भी मासा निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको पहला मेथड सिखाया था उससे भी आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो और इससे भी, लेकिन ये दोनों ही तरीके जो हम सीख रहे हैं अभी, ये दोनों के दोनों हमारे कंसेप्ट्स हैं, यानी ये तरीके होते हैं, फंडामेंटल तरीके हैं जो आपको किताबों में भी दिए रहते हैं। अलग अलग राइटर्स इनको आपको समझाएंगे। अब हम यहाँ पर जो एक और चीज सीखने जा रहे हैं वो देखें आप, ये है आपके लिए मास्टर स्ट्रोक। सबसे बढ़िया जो मेथड है आपके लिए, इसको आप जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से सीखिए। और ये हमारे पास क्या है, HCF निकालने के लिए ट्रिक है। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें 2 संख्या ना देकर 3 से 4 संख्या दी हुई होती है। तो 3 से 4 संख्याओं में अगर हम भाग विधि से जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें टाइम लगेगा। और जैसा मैं आपको लगातार समझाता आ रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केवल नॉलेज होना सफिशियंट नहीं है। जैसे आपको मैथ्स आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मैथ्स आने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। वो मैथ्स आपको कितनी स्पीड में आता है, कितनी फास्ट तरीके से आप आंसर तक पहुंचते हो, ये तय करता है कि हम सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं। क्लियर। तो स्पीड भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। ठीक। अब देखें ये जो डिफरेंस मेथड है, जो समझिए, डिफरेंस नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हम क्या लेंगे, अंतर लेंगे। इसे अंतर विधि भी कह सकते हैं। तो अंतर कैसे लेना है, 168 और 289 का अंतर ले लो, कितना आएगा 21। फिर 189 था ये, है ना, मैंने गलती से 289 बोल दिया। अब यहां देखो 189 और 231 का अंतर लो, तो इधर देखो 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेगा, और इधर जो है 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब आपको करना यह है कि आपको जो मासा लेना है वो मासा जो है इन संख्याओं का ना लेकर इनके अंतर का लेना है। अंतर का मासा अगर आप लेते हो तो आप सीधे आंसर तक पहुंच सकते हो। आपको मालूम है कि 21 और 42 का अगर मासा लिया जाए, मासा, तो 21 और 42 इन दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 21। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21। अब आप समझ सकते हो कि यहां पर आंसर लाने में हमें कितना टाइम लगा। सीधे हमने डिफरेंस लिया और उस डिफरेंस से तुरंत हमको मासा मिला। यही सेम क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व किया था, जहां पर हमने डिवीजन मेथड को अप्लाई किया। डिवीजन मेथड से पहले 2 संख्याओं का मासा निकाला, फिर जो मासा मिला उसके मासा से तीसरी संख्या में डिवाइड दिया और तब हमने मासा ज्ञात किया। तो एक तरीका ये है, ये कंसेप्ट है।
ये आपके पास ट्रिक है। आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके पास नॉलेज तो है ही है, साथ में स्पीड और आ जाएगी। तो अगर ये दोनों चीजें आपके पास होती हैं फिर आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, आप सिलेक्ट होने के योग्य हो जाएंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जो मासा ज्ञात करना हो किसी संख्या का, तो मासा ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका डिवीजन मेथड का टाइप 1 यानी पैटर्न 1। इसमें क्या करते हैं, कॉमन संख्या को लेकर भाग देते हैं और जैसे ही कॉमन संख्या मिलना बंद हो जाती है तो जो कॉमन संख्या आपको मिली उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या मिली वो हमारा मासा होगी। फिर हमने दूसरा मेथड देखा डिवीजन मेथड टाइप 2। ये दूसरा पैटर्न है। इसमें क्या करते हैं, जो शेष बचता है उससे उसका भाग अगली संख्या में देते जाते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक नीचे 0 ना आ जाए। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन देखा 2 संख्याओं पर और एक देखा 3 संख्याओं पर। फिर मैंने आपको तीसरा तरीका बताया जो कि है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड में हम क्या करते हैं, संख्याओं का मासा ना लेकर उनके अंतर का मासा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके आपने यहां पर जाने। अब बात की जाए कि आखिरकार मासा को डिफाइन कैसे किया जाएगा। अगर कोई पूछता है कि मासा की डेफिनेशन क्या होगी तो कैसे बताएंगे? देखें, मासा क्या है? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, संख्याओं का मासा कहलाती है। तो मासा कैसी संख्या है? बड़ी से बड़ी। तो जब भी आप क्वेश्चन में ये पढ़ो कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपसे मासा निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि मासा क्या होती है? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को, यानी आपको 2 संख्या दी है या 3 संख्या दी है या फिर 4 संख्या दी है, जितनी भी संख्या है दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी पूरी तरीके से सभी संख्याओं को काट दे और सब में बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसी संख्या को क्या कहेंगे? मासा कहेंगे। वो संख्या क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। तो ये क्या हो गई हमारे पास? ये हो गई डेफिनेशन। अगर कोई पूछता है कि मासा की डेफिनेशन क्या है, मासा को आप समझाइए, तो ये आपके पास डेफिनेशन है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिभाषा। तो अगर परिभाषा बतानी हो मासा की, तो मासा की परिभाषा आपके सामने है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी मासा की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं दूसरा जो शब्द है हमारे पास, लासा। लासा क्या है? लासा का जो नाम है हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम, और दूसरा शब्द है समापवर्त्य। अब देखो, मासा में यहाँ पे था महत्तम, लासा में है लघुत्तम। वहां समापवर्तक था, ये समापवर्त्य है। इसको इंग्लिश में 2 नामों से जानते हैं, या तो इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं और या फिर इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसे एलसीएम कह देते हैं। ठीक, अब जैसे हमने वहां पर समापवर्तक शब्द को जाना था, ऐसे ही हम यहां पर जानेंगे हमारे पास जो शब्द है समापवर्त्य। समापवर्त्य ये जो शब्द है, इस शब्द को आप जानने की कोशिश कीजिए। इस शब्द का मतलब होता है समान, समान प्लस या समान धन अपवर्त्य। अपवर्त्य, तो ये अपवर्त्य क्या है ये समझिए। अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल, और ये क्या है? अपवर्त्य वो संख्या है जो दी गई संख्या से विभक्त हो जाए। अब जैसे अपवर्तक क्या था? जो संख्या को विभक्त कर दे,
और अपवर्त्य क्या है, जो संख्या से विभक्त हो जाए। आप इसे एक और नाम से जान सकते हैं, आप इसे गुणज भी कह सकते हैं, है ना, गुणज। लेकिन गुणज नाम चूंकि कॉमन है तो आप इसको कैसे समझिए, अपवर्त्य नाम से समझिए। ठीक है, अपवर्त्य क्या है, वो संख्या जो दी गई संख्याओं से या दी गई संख्या से विभक्त हो जाए। जबकि आप देखो कि अपवर्तक क्या करता था, विभक्त कर रहा था, ये विभक्त हो रही है। अब आप देखो, जैसे मैंने यहां पर संख्या ली है, तो एक 16 ली है, एक 80 ली है, तो 16 से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं, तो एक तरीके से 16 का पहाड़ा हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 48, 64, 80, 96, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्याएं 16 की अपवर्त्य है। ठीक है, अगर यही कोई आपसे कहे कि 16 के अपवर्तक क्या है, अपवर्तक, तो अपवर्तक क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा और फिर 16 होगा। यानी अपवर्तक क्या है, ये वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को विभक्त करती हैं। जबकि अपवर्त्य जो है, अपवर्त्य ये क्या है, ये वे संख्या हैं जो विभक्त होती हैं। तो 16 से कटने वाली संख्याएं ये हो गई, 80 से कटने वाली संख्या 80, 160, 240, 320, 400, इस तरीके से ये भी अनंत होंगी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समापवर्त्य, जिसका मतलब क्या है, समान अपवर्त्य। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो आप देखो कि 16 में ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ 80 में भी है, तो आपको यहाँ पर ये संख्या दिख रही है 80। देखो 80 यहाँ पर भी है और 80 यहाँ पर भी है, तो यानी ये समान है। और 80 से पहले कोई भी संख्या समान नहीं है, तो 80 इसका क्या है, 80 इसका समापवर्त्य है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां देखो समापवर्त्य, यहां पर हमने उसी की बात, जैसे 6 है तो 6 के ये क्या है, सब के सब अपवर्त्य हैं। ये 8 के अपवर्त्य हैं, ये 12 के अपवर्त्य हैं। तो अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं कि इनके समापवर्त्य क्या है, समापवर्त्य, तो आप देखें कि कौन सी संख्या है जो इन तीनों में है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, 24। देखो 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 24। इसके बाद कोई और संख्या मिल रही है 48। देखो 48, 48, 48। और चूंकि ये आगे अनंत तक है तो ऐसी और भी कई संख्याएं हमें मिलेंगी। तो जो तीन संख्या यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जैसे 6, 8 और 12, इनके समापवर्त्य क्या हुए, इनके समापवर्त्य हुए 24 और 48। लेकिन जब हम बात करते हैं लासा की, तो लासा में क्या होता है, लासा में लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी। तो 24 और 48 में छोटी संख्या कौन सी है, 24। तो आप देखो 24 हमारे पास यहाँ पर है, इसमें 24 ये भी है और 24 यहाँ पर भी है। तो 24 क्या हो जाएगा, इनका अगर हम कहें कि लासा क्या है, तो लासा हो जाएगा हमारे पास 24। तो इस तरीके से हम लासा ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा जो है इसका बेस है, जिससे आपको समझ में आए कि जो है आखिरकार ये लासा शब्द कहाँ से आया, कैसे बना और क्या इसका अर्थ है। अब कितने तरीके से निकालते हैं, बेसिकली पॉपुलर एक ही तरीका है, जिसमें क्या है, जिसे हम डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं।
इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो 2 से भाग दो, ये कितना 6, इसमें जाएगा नहीं तो 15, इसमें 9, 2 से फिर दे देते हैं तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 9। इसके बाद 3 से तो 1 5 3। अब जो हमने अपने स्कूल लाइफ में सीखा उसमें क्या है कि नीचे बिल्कुल एक 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 आ जाए तब रोकते थे, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपको थोड़ा सा जो है अपना टाइम अगर बच सकता हो तो वो बचाना है। अब आप देखो कि मुझे पता है कि यहाँ पर एक बार ये 5 से जाएगा, एक बार 3 से, तो अगर मुझे इनका लासा लेना है, एलसीएम लेना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 दूनी 4, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 से, 4 तिया 12, फिर 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 से, 12 पंजे 60, 60 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 60 इंटू 3 कितना 180। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 180। तो एलसीएम लेने का ये जो तरीका है, इस तरीके को आप फॉलो करके एलसीएम ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो ये तो आप सबने स्कूल में पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या बनेगी? एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही किसी क्वेश्चन में आपको ये शब्द मिलता है छोटी से छोटी संख्या तो वो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या तो वो एचसीएफ। तो लासा क्या हुआ? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखें आप, अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। मासा में यहाँ पर क्या था, जब हम मासा की बात कर रहे थे तो मासा में पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी ये विभक्त कर रहा था, और लासा में क्या है? पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी मासा विभक्त करता है जबकि लासा विभक्त होता है। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? संख्याओं का लासा कहलाती है। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। क्लियर? चलिए अब यहां से हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। ये ऐसी बातें हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में यूज करनी होंगी, तो इनको समझिए। ये क्या है? रिलेशनशिप, यानी लासा और मासा के बीच में आपस में क्या संबंध होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा इंटू उनका लासा। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी पॉइंट से आती है। यानी मानकर चलो दो संख्याओं की बात हो रही है, तो दो संख्याओं का उनके लासा और मासा के साथ क्या रिलेशन होता है वो यहाँ पर बताया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो उनका जो गुणनफल है वो बराबर होता है उनके मासा और उनके लासा के गुणनफल के। यानी आप इंग्लिश मीडियम वालों ने इसको ऐसे पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, यहां से भी आप लासा मासा निकाल सकते हो। और दूसरा पॉइंट आप समझिए, ये आप हमेशा याद रखिए, मासा संख्याओं को काटता है जबकि लासा संख्याओं से
कटता है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं बार बार स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूँ कि ये लाइन आप जब तक HCF LCM चैप्टर पूरा ना हो जाए तब तक आपको भूलना नहीं है, दिमाग में बनाए रखना है। क्या कि मासा काटता है, लासा कटता है। किससे? संख्याओं से। मासा संख्याओं को काटता है और लासा संख्याओं से कटता है। ये बात आपको अगर कोई ये कहे कि HCF और LCM को एक लाइन में समझाइए, वन लाइन, डिफाइन HCF एंड LCM इन वन लाइन, तो एक लाइन में हम HCF और LCM को कैसे समझा सकते हैं? ये हम यहाँ पर संबंध बनाएंगे कि दो जो मासा है वो काटता है जबकि लासा कटता है। तो दो बातें तो आपने यहाँ पर सीखी, अगली दो और सीख लीजिए कि अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि संख्या भिन्न के रूप में दी है। अब आपको मालूम है भिन्न क्या होता है? कोई भी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए वो भिन्न है। इंग्लिश मीडियम वाले अंश होता है न्यूमरेटर और हर होता है डिनोमिनेटर। अब आपसे पूछें कि भिन्न का लासा क्या है, तो ये होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। और अगर भिन्न का मासा पूछा जाए तो ये होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने वाली वो देखिए आप, जैसे अगर आपसे लासा पूछा जा रहा है ना, मान लो लासा पूछेगा, तो जब लासा पूछेगा तो ऊपर जो संख्या है जैसे हम अंश कहते हैं उसका लासा लेंगे। यानी जो चीज आपसे पूछी जाएगी वो आपको ऊपर वाली संख्या का लेना है और नीचे उसका अपोजिट। अब जैसे यहाँ पर देखो भिन्न का मासा पूछ रहे हैं, तो भिन्न का मासा बराबर क्या है? अंश का मासा। यानी अगर मासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का क्या लेंगे? मासा लेंगे और नीचे लासा ले लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, ये आज की जो हमारी क्लास थी ये एक तरीके से परिचय वाली क्लास थी जिसको हम इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें हमने जाना कि आखिरकार मासा क्या होता है, लासा क्या होता है, मासा निकालने की कितनी विधियां हैं, लासा निकालने की क्या विधि है, मासा और लासा में आपसी संबंध क्या होता है। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो जो है वो मैंने आपको बताया कि HCF LCM में जो HCF है उसके दो नाम होते हैं, HCF और GCD। फिर हमने इसके हिंदी नाम को जाना, अपवर्तक समझाया मैंने, फिर आपको समापवर्तक समझाया, फिर HCF निकाला हमने तीन संख्याओं का, फिर HCF निकालने के कितने तरीके होते हैं वो मैंने आपको बताया। पहला तरीका भाग विधि टाइप 1, फिर भाग विधि टाइप 2, एक और क्वेश्चन किया हमने भाग विधि पर, फिर डिफरेंस मेथड जिसको हम ट्रिकी मेथड भी मान सकते हैं उसको ज्ञात किया, फिर हमने डेफिनेशन जानी मासा की, देन उसके बाद लासा, यहाँ पर भी हमने अपवर्त्य फिर समापवर्त्य शब्द को जाना। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया 6, 8, 12 का LCM निकाला, फिर क्या विधि है निकालने की वो सीखी। इसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद संबंध, दो संबंध मैंने यहाँ बताए और अगले दो यहाँ पर। तो इस तरीके से आज की ये जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। कैसी रही आज की क्लास? क्या इस तरीके से आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया जाए या नहीं कराया जाए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक के रूप में ज़रूर बताएं। और जैसा मैं हमेशा कहता रहूं कि आप मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और वो दिन दूर नहीं है जब आपकी ये मेहनत रंग लाएगी, आपकी ये मेहनत आपके सपनों को साकार करेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।